में 3 साल तक की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे कह रहे होंगे गुरुजी ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में कहाँ है? इंग्लिश में ये रहा बच्चों, हैं? इंग्लिश में देख लीजिए आप। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। भारत के राज्य के चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि और गुरुमुखी लिपि। बताओ, 4 ऑप्शन है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह है, आप जानते हैं सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया, उसकी अनुकृति है, उसमें नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते क्या है बच्चों? ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ये भारत का। ठीक है बच्चे, अच्छा ये कहां से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बताइए जी, ये कहां से लिया गया है प्यारे साथी? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये किस लिपि में लिखा हुआ है? ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। बोलो ये किस लिपि में लिखा है प्यारे बच्चे? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलिए अगला यहाँ पर इससे संबंधित और भी कुछ तथ्य हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने लिखूंगा। ठीक है जी, तो राज्य के चिन्ह के नीचे क्या लिखा है भाई? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बच्चों सत्य की हमेशा विजय होती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, आप क्या आंसर लगाओगे कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? जरा बताओ, कोई बच्चा अगर बता सके तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। क्या कोई बता सकता है? बताओ फटाफट से। भारत की, एक सेकंड, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? कोई बताइए फटाफट। मेरे बच्चों, भारत की जो राष्ट्रभाषा है, आप सभी लोग बता रहे हैं हिंदी हिंदी हिंदी, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है जी, क्या है बच्चों? ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित है के अनुसार लीप वर्ष में चैत्र माह की शुरुआत किस तारीख को होती है? 21 मार्च, 22 मार्च, 1 अप्रैल, 1 जनवरी। हमारा जो कैलेंडर है ना, वो शक संवत पर आधारित है। और बात आती है लीप वर्ष क्या है? एक ऐसा वर्ष जिसमें जनवरी फरवरी महीना किसमें कितने दिन का होता है? 28 दिन का, लेकिन जिस साल वो 29 दिन का हो वो लीप वर्ष है। 4 वर्षों में एक बार लीप वर्ष आती है। और ध्यान रखना, ये जो लीप वर्ष होती है उस दिन 21 या उस वर्ष 21 मार्च को हमारा जो चैत्र माह है राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार उसका प्रारंभ हो जाता है। और अगर हम बात करें सामान्य सामान्य वर्ष में, अगर लीप वर्ष ना हो, सामान्य वर्ष हो, तो चैत्र माह का प्रारंभ 22 मार्च को। ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। लीप वर्ष 4 वर्षों में एक बार आती है। लीप वर्ष जो है वो 4 वर्षों में एक बार आती है। ठीक है, में एक बार आती है, एक बार आती है बच्चों। ठीक है जी, ऐसा होता क्यों है? जनरली जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक अपनी दूरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन है। अब सॉरी, एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अब कितना मान लेते हैं उसे? 24 घंटे मान लेते हैं दिन की सरलता के लिए। तो जो 4 मिनट, लगभग 4 मिनट का गैप बच रहा है, उसकी भी तो पूर्ति करनी है। और उसकी पूर्ति करने के लिए मेरे बच्चों फिर हम 4 वर्ष में एक दिन बढ़ा देते हैं और उसकी पूर्ति करने का, उसकी भरपाई करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित भी कुछ अन्य तथ्य हैं। जैसे सामान्य वर्षों में शक संवत का पहला दिन 22 मार्च को होता है, अभी भी बताया मैंने। लीप वर्ष में 21 मार्च से शुरू होता है और इस वर्ष चैत्र का महीना 31 दिनों का होता है। अच्छा, हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है जो शक संवत पर आधारित है उसमें महीनों की संख्या कितनी होती है बेटा? 12 महीने होते हैं। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर या इंग्लिश कैलेंडर 12 महीने होते हैं, ऐसे इसमें 12 महीने होते हैं। अच्छा, शक संवत की गणना कैसे करते हैं? तो ये भी आप ध्यान रखना, 78 वर्ष घटा दिए जाते हैं जो वर्तमान में चल रहा है साल, उसमें से 2026 में से 78 घटाओगे तो कितना बचा? 1948। ये समय शक संवत है। बोलो इस समय बच्चों क्या है? इस समय शक संवत चल रहा है। कौन सा संवत चल रहा है? 1948। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। शक संवत का प्रारंभ बच्चों, शक संवत का प्रारंभ जो है मेरे बच्चों कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में किया गया था। 78 ईस्वी में मेरे बच्चों किया गया था। इसीलिए अब भाई 78 ईस्वी में क्या गया, तब तक 78 साल निकल चुके थे। तो जो करंट में अगर हमें ज्ञात करना हो तो फिर हम 78 उसमें से घटा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया का नाम रुपया सर्वप्रथम किस सुल्तान ने रखा था? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से राइट आंसर बताइए क्या सही जवाब है। यानी कि रुपया नाम की जो मुद्रा है भारत में, उसका प्रचलन किस शासक ने किया था? ये प्रश्न चयनित करके मुझे आप लोगों को बताना है। और आप सभी लोग राइट आंसर लगा भी इस प्रश्न कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, शाबाश, गुड 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 गुड। मेरे बच्चों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, पहले विशेष तौर पर ध्यान रखना, इस प्रश्न का सही जवाब शेरशाह सूरी है। क्या जी? शेरशाह सूरी इस प्रश्न का सही जवाब है। शेरशाह सूरी जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब है। अकबर ने क्या किया था बेटा? फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। ठीक है, शेरशाह सूरी ने, सॉरी, अकबर ने क्या की थी? फतेहपुर सीकरी नाम का नगर बसाया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया था। स्थायी सेना का गठन किया था भारत में। दिल्ली सल्तनत के शासकों में, दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए उन शासकों में सबसे पहले स्थायी सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और मेरे बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? बुद्धिमान मूर्ख शासक था। क्या था बच्चों? बुद्धिमान मूर्ख शासक था। ठीक है, बुद्धिमान मूर्ख शासक था। कौन था बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक था। और शेरशाह सूरी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, देखो आज हम बहुत बड़ी संख्या में आए, आप पूरा विश्वास करके आए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा जरूर दूंगा। यानी कि शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी के दौरान चांदी का सिक्का चलाया था जिसे रुपया कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो रुपया चलाया वो किसका, कैसा था? चांदी का सिक्का था बच्चों। अच्छा, इसका जो वजन था वो कितना था? 178 ग्रेन, यानी लगभग 11.53 ग्राम। ठीक है बच्चों। अच्छा, रुपया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द रुपयकम से हुई है और जिसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। क्या होता है बच्चों? चांदी का सिक्का होता है। और वर्तमान में रुपया का जो आधिकारिक प्रतीक है वो क्या है? वो ऐसा है, ऐसे ऐसे है, ऐसे है। और ये 2010 में अपनाया गया था, या 2010 में इसको कैप्चर किया गया, लिया गया था, अपनाया गया था। ठीक है, अब विश्व की जो करेंसी चल रही है ना, उनके प्रतीक होते हैं, तो भारतीय मुद्रा का भी विशेष प्रतीक दिया गया था वर्ष 2010 में। ठीक है जी, तो यहां से भी मेरे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देते हुए राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। 4 ऑप्शन है आपके सामने, और फटाफट से चयनित करके राइट आंसर लगा दीजिए। मेरे बच्चों, करेक्ट आंसर चयनित करके बताना है, सही सही जवाब लगाना है। राष्ट्रगीत को भारतीय संविधान सभा ने आखिरकार कब अपनाया था? ये प्रश्न अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बच्चों? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। इसको 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया था। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था बच्चों? देश स्वतंत्र हुआ। क्या हुआ था भाई? देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है जी। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ भाई? देश का संविधान लागू हुआ। देश का संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ।
ठीक है जी, देश का संविधान लागू हुआ और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ भाई, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। बोलो बच्चों, क्या किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। तो राइट आंसर क्या है? 24 जनवरी 1950। ये तो रहे 4 विकल्पों की व्याख्या, लेकिन अभी बहुत कुछ है आपके लिए, अभी बहुत कुछ है मेरे पास। पहले अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, ये नाराज हो जाते हैं भाई, एकदम अंग्रेज है, तुम स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ऐतिहासिक बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हालांकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लेकिन फिर भी भाई राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंध समझ लो कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधिकारिक तौर पर वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। अच्छा, राष्ट्रगीत के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इसकी धुन किसने तैयार की थी? बोलो, इसकी धुन किसने तैयार की थी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने इसकी धुन जो है वो तैयार की थी। ये कहां से लिया गया था बच्चों? तो ये आनंद मठ नाम की पुस्तक से, उपन्यास से लिया गया था। क्वेश्चन आ सकता है आनंद मठ जो है आखिरकार कब प्रकाशित हुआ था? तो 1882 में आनंद मठ जो है वो प्रकाशित हुआ था और उसी में वंदे मातरम जो है मेरे बच्चों वो अंकित था। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आनंद मठ किस विद्रोह से संबंधित था या किस विद्रोह की चर्चा आनंद मठ में हमें देखने को मिलती है? तो सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था बच्चों। ठीक है जी, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने गोले में रखे हैं वो बहुत बेहतरीन है, कभी भी यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, फील्ड हॉकी और आधिकारिक तौर पर कोई सा भी नहीं। चार ऑप्शन है यहाँ पर, जरा जल्दी से फटाफट से चयन करके मुझे बता दो। बहुत शानदार प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जनरली जिस पर बच्चे चकरा जाते हैं, ऐसा प्रश्न है और इस प्रश्न को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 8 सालों तक ये लड़का लड़की